नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। अमित शाह और मोदी इतने ताकतवर लोग कोई बोलता नहीं था। सीन बदला, अमित शाह ही सीन से गायब हो गए। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने पूरे मसले पर चर्चा की है। जबरदस्त चर्चा है, जरूर सुनिएगा। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आभार आपका भी और हमारे दर्शकों का भी। आज आपने जो है कोट पहना है मुंबई में। ठंड तो है नहीं मुंबई में कि कोट पहना जाए, कुछ मुझे लग रहा है जब विशेष मैं बात है। आजकल जब मैं सुबह कपड़े पहनता हूँ तो मैं सोच लेता हूँ कि शाम को आप मेरी खिंचाई जरूर करेंगे मेरे शो पे। जब मैं मुंबई वाला नहीं हूँ नहीं तो नहीं, मैं कोट खिंचाई सूट पहन। खिंचाई नहीं है। आपकी शर्ट भी जबरदस्त है और आप मुंबई में रहेंगे तो ये तो थोड़ा सा मुंबई में फैशन और कपड़े तो चलते ही हैं। अगर वहाँ कपड़े आप नहीं पहनेंगे तो फिर आप फिल्मी दुनिया में कैसे टिकेंगे वहां पे? तो वहां सही पे है, जो वहाँ दिखता फिल्मी है, दुनिया में सेंसर बोर्ड, इन्हीं बातों के जो चक्कर में दिखता है सेंसर वही बोर्ड दिखता है। पिक्चर। सेंसर बोर्ड भी वही आता है, सेंसर बोर्ड भी वही आता है जहां उसको कुछ मामला दिखता है। नहीं तो 1000 लोग फिल्में बना रहे जा रहे, सेंसर बोर्ड पूछता तक नहीं है जी। हमारी साहिया पिक्चर को रोक के बैठ गए हैं रिव्यू कमेटी वाले, जारी नहीं होने देने। खैर, मत होने दें, हम लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे। बड़ा सवाल कुछ है। मुझे याद आ रहा है कि दीपिका पादुकोण की पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, और बिकनी पहनी थी भगवे रंग की। और ऐसा ऐसा गदर कटा था आसाम के मुख्यमंत्री ने कि हम चलने नहीं देंगे, और जाने कहाँ कहाँ पूरी बीजेपी आ गई थी उतर के। और फिर असम के मुख्यमंत्री को समझ में आ गया कि अब मामला गड़बड़ा गया। समझ में कैसे आया? लोग बताते हैं कि दुबई के सबसे बड़े आदमी का फ़ोन प्राइम मिनिस्टर के पास में गया और इतना कहा कि शाहरुख मेरा दोस्त है। और इतनी बात, एक लाइन कहने में प्रधानमंत्री जी को, हमारे विश्वगुरु को समझ में आ गया खेल क्या है। उनके चहेते अंबानी अडानी का बहुत पैसा लगा है खाड़ी देशों में। लिहाजा आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐसे कौन लोग हैं जो पिक्चरों के भी ऐसे कमेंट करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। तुरंत सबकी हवा खराब हो गई। रात के 2 बजे, शाहरुख खान भी कम नहीं है, रात के 2 बजे उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को फ़ोन किया। अब मुख्यमंत्री को फ़ोन करोगे तो भाई लैंडलाइन पे करोगे या कुछ करोगे, कोई और उठाएगा। तुरंत लाइन पे आए मुख्यमंत्री और जी शाहरुख जी, शाहरुख जी, और बिल्कुल आप पिक्चर लगाइए। और मज़े की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी में इतनी कम अकल है कि सुबह उन्होंने खुद ट्वीट किया कि रात को 2 ढाई बजे शाहरुख खान का फ़ोन आया मेरे पास, और शाहरुख खान ने जो है वो ये कहा वो कहा, पिक्चर का स्वागत करते हैं। तो मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि खाड़ी देशों की ताकत कितनी है। नुपुर शर्मा का आपको याद होगा, एक और नवीन थे शायद, नफरती चिंटू, याद होगा उनको। उन्होंने जिंदल, पैगंबर साहब को, नवीन जिंदल। नवीन नहीं जिंदल नहीं, नवीन कुछ और नाम, नवीन जिंदल ही नहीं, कुछ और नाम है उसका, हाँ, वो नवीन बीजेपी की तरफ। जिंदल। अरे जिंदल ही अरे है ना? नवीन जिंदल लिखते हैं वो। तथाकथित पत्रकार रहे हैं पहले जी न्यूज हाँ में, हिसार हाँ के हैं हाँ वो, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ हाँ जी। तो जी। उन्होंने ट्वीट कर दिया था, पैगंबर साहब को कुछ कह दिया था, और मुस्लिम देशों की तीखी प्रतिक्रिया आई थी, और बहुत चेतावनी भरी प्रतिक्रिया आई थी, और सरकार के पसीने आ गए थे। नुपुर शर्मा और नवीन जी को एक लात मार के बाहर कर दिया गया पार्टी से। आज तक पार्टी में वापस नहीं लिया गया। मतलब ये मेरा कहने का, इतनी सारी कहानी बताने का मतलब ये है कि अगर आप किसी समुदाय विशेष के प्रति बहुत ज़्यादा हिंसात्मक बातें करोगे, पैगंबर साहब के लिए कुछ अभद्र बात करोगे, तो खाड़ी के देश इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और खाड़ी के देश कितनी ताकत रखते हैं ये तो हम सब देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अबू धाबी की मस्जिदों में घूमते फिरते हैं, तो समझ में आ जाता है कि यहाँ के बढ़िया मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढें, लेकिन प्रधानमंत्री जी अबू धाबी में तो मस्जिद में जाके, मैं निकला अबू धाबी की मस्जिद से तो मैंने देखा मोदी जी का फोटो लगा है, वीडियो चल रहा है। मैं कहा, अरे मैं आया, मोदी जी मुझसे पहले कब आ गए? मैं भूल गया था कि अबू धाबी में मस्जिद में भी गए हैं। तो मुझे लगा अच्छा नहीं मोदी जी संजय मस्जिद जी, में अच्छे लगे। नहीं, लेकिन संजय जी मैं डर गया था जैसे आपने शुरू किया कि दुबई से फोन आया है, गल्फ कंट्री से फोन आया। और संजय जी भी दुबई वगैरह जाते रहते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो क्या ऐसा ही फोन, कोई फोन आने वाला है क्या? और साइयां तभी रिलीज वो होगी वो और वो 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 और दोहरे दोहरे जोश के साथ आएगी क्या? ऐसा कुछ है क्या? मैं तो यही सोच रहा आपके हूँ कि आप इसीलिए आप इसीलिए भूमिका बना रहे हैं कि आप भी कोई लग रहा है फोन कराने वाले हैं, क्योंकि संबंध तो आपके भी है, बाहर आप आते जाते रहते हैं। तो ऐसा फोन मत करा देना कि मामला गंभीर हो जाए। फिल्म तो आपकी सुपरहिट हो गई है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। देखिए, ये तो हमने मलिक पिछले हफ्ते जब साहब। चर्चा की थी कि अगर अगर जो है नजर पड़ गई है क्रांतिकारियों की, मुंबई के क्रांतिकारी की, और फिल्म सेंसर बोर्ड की नजर पड़ गई है, तो फिल्म तो सुपरहिट है आपकी, वो कोई दिक्कत है नहीं।
और मैं तो एग्जाम्पल भी दिया था कि यहाँ तो हमारी आदत है भारतीयों की कि अगर किसी चीज से उनको रोकोगे वो करेंगे जरूर। अगर आप सिंपल तरीके से उनको बात कर लें शायद वो ना माने। आप देखिए चाहे जंतर मंतर हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आराम से मांगा, नहीं दिया गया, देना पड़ा। वही रांची में आज हुआ कि सारी मांगे माननी पड़ी। तो यहाँ तो थोड़ा सा नींबू को नहीं मलिक निचोड़ना साहब, पड़ता मलिक है। साहब, मैं कोई मेरी इतनी नहीं है कि मैं दुबई से फ़ोन करा पाऊँ। जान पहचान थोड़ी बहुत ज़रूर है। आज एक बहुत बड़े शख्स मिले थे और वाकई में मतलब आपके मुंह में घी शक्कर की। उन्होंने मुझे बताया कि दुबई के बहुत बड़ा आदमी जो इनका दोस्त है, उन्होंने मुझे आमंत्रित भी किया है अगले महीने कि वो मुझे दुबई बुलाएंगे और एक ब्रेकफास्ट पे मेरी उनसे मुलाकात भी होगी। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन फ़ोन तो नहीं आ रहा। हमारे वकील हैदर भाई और तला साहब बैठ कर तैयारी कर रहे हैं। आज रात को मेरे ख्याल से 1 बज जाएगा। सेंसर बोर्ड को कानूनी नोटिस देने जा रहे हैं। हम भी कम योद्धा नहीं हैं। जब लड़ाई निकली है तो आगे तक लड़ाई जाएगी और युद्ध तो करेंगे। तो मैं बात ये कह रहा था कि जब ऐसा फ़ोन आया और खाड़ी देशों में रिएक्शन आया, तो विश्व गुरु जी पसीने-पसीने हो गए, वापस आ गए। लेकिन अब भूल जाते हैं वो। एक भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के एक साहब सह संयोजक बनाए गए हैं। उन्होंने मोहम्मद साहब को लेके बहुत अभद्र टिप्पणी करी थी। और मज़े की बात ये है कि सांपनाथ गए तो नागनाथ आ गए। अमित मालवीय नफ़रती चिंटू थे और पूरे देश में उन्होंने एक नफ़रत का माहौल तैयार किया था। ये बात अलग है कि कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और उनकी टीम ने उनकी ऐसी की तैसी करके रख दी थी। और जैन जी ने दिखा दिया था कि असली मास्टर तो वो ही हैं। इस चक्कर में कोई ना रहे, असली मास्टर जो हैं वो केवल और केवल वही हैं। तो इन नफ़रती चिंटुओं को दोबारा से वे कमान देने का मतलब क्या होता है? क्या लगता है? संजय जी देखिए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल काम करता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करके और हिंदू मुस्लिम करके अभी तक जीतती रही है। पिछले कुछ इलेक्शनों में, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो, और जो आपके सामने इलेक्शन खड़ा है उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का मीटर डाउन हो गया है, बुखार उतर गया है, टेम्परेचर डाउन आ गया है। अब जो ये हिंदू मुस्लिम वाला जो हाथी था भारतीय जनता पार्टी का, अब ये खड़ा नहीं हो रहा है। इसको तमाम इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस नतीजे पे पहुंची है कि हिंदू मुस्लिम वाला जो हाथी है ये बैठ चुका है और ये नहीं उठ रहा है, तो कुछ नया करना पड़ेगा। और नया करने के तहत ये भारतीय जनता पार्टी नया शगुफा लेके आई है उत्तर प्रदेश के लिए कि वहां पे महिलाओं को 40,000, 50,000 जो भी एक रकम है, फिक्स रकम, इस तरह से चुनाव के तत्काल पहले उनके खाते में डाली जाए बिहार के पैटर्न पे। आपके पास वो बात अलहदा है कि स्कूल में देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, स्कूल की छत गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे घायल हो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी नहीं है, स्कूल में शौचालय नहीं है, लड़कियां, छोटी छोटी बालिकाएं सड़कों पे बैठ के धरना दे रही हैं, लखनऊ को घेरा हुआ है। आप ये देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां लड़कियों का, छोटे जेनजी का, अल्फा का वहां पे आंदोलन चल रहा है। शर्म की बात देखिए। और ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालें। महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने के लिए करोड़ों रुपए आपके पास है, लेकिन स्कूलों में पैसा देने के लिए आपके पास नहीं है। पहली बात, आप भर्ती नहीं कर रहे। 2018 से आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है अध्यापकों की। जो अध्यापक हैं उनको आपने दूसरे काम पे लगाया हुआ है। ऐसा वो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं, वो अभी जनगणना कर रहे हैं। दूसरी जो कानूनी सरकारी योजनाएं आती हैं वो उसमें लगे हुए हैं। तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बच्चों को पढ़ाएगा कौन? बच्चों की पढ़ाई कहाँ हो? या ये कोई साजिश है कि बच्चों को पढ़ाया ही ना जाए, बच्चों को एक दूसरी लाइन में लगाया जाए? और ये क्या कावड़ की संख्या इसीलिए बढ़ रही है क्या? आपको कहीं खतरा है क्या कि अगर ये बच्चे शिक्षित हो गए और ये बच्चे पढ़ लिख लिए तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, ये आपकी नीतियों पे सवाल पूछेंगे, तो इसलिए इनको शिक्षित ही ना होने दो। ये कोई ऐसी साजिश है क्या? तो बहुत सारी चीजें संजय जी चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नया मामला ये आ गया, ये जो आप कह रहे हैं, चाहे नफरती चिंटू ले आइए आप, और चाहे अमित मालवीय की जगह किसी दूसरे सुमित मालवीय को ले आइए, किसी को ले आइए, अब ये वाला हाथी तो खड़ा होने वाला है नहीं, ये तो बैठ गया है। अब आपको नए तरीके से सोचना होगा। देखिए, आप आपको मुझे नहीं याद आता, आपको याद आता हो तो बताइए, पिछले कुछ सालों से, कई सालों से कोई दंगा आपको कहीं दिखाई दिया?
कोई मुस्लिम समाज की तरफ से कोई एग्रेसिव कहीं से कोई घटना आपको दिखाई दी कि जिसमें मुस्लिम समाज कोई एग्रेसिव हो गया हो? कोई इक्का दुक्का छोटी मोटी घटनाएं हो गई हो उसको छोड़िए, कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा दंगा, कहीं मुसलमानों ने उस तरह का आक्रमण किया हो, कोई कहीं हल्ला बोल दिया हो, कहीं पत्थरबाजी हुई हो, एक घटना मुझे आप बताइए। वो तो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है, हमें 5 किलो राशन मिल रहा है, एक आदमी को 5 किलो राशन मिलता है, घर में 10 आदमी है तो हमारा तो 25 किलो राशन आराम से आ रहा है, 50 किलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बाकी लोगों को होगी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और वो तो उनके तो रोजगार है जो भी है, चाहे वो पेंचर लगाए, चाहे वो कारीगरी करें, चाहे वो बढ़ईगिरी करें, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो अब आप उनको नहीं भड़का सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब नई कोशिशें ढूंढ रही है कि नया क्या किया जाए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जो काट की हंडी थी हिंदू मुस्लिम वाली, वो चढ़ चुकी है और अब वो दोबारा चढ़ने लायक बची नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ नया निकालना पड़ेगा। और अब दिए में तेल खत्म हो चुका है संजय जी, अब आप बाती बार बार जलाते रहिए और वो बुझती रहेगी, जब तेल ही नहीं बचा तो कितनी बार बाती को जलाएंगे। एक बात और है, लोग ये मान रहे हैं कि इस जैन जी के आंदोलन के बाद अमित शाह जी और मोदी जी की स्थिति खराब हुई, और खास तौर से अमित शाह की स्थिति का जिक्र लोग ज़्यादा कर रहे हैं कि पहली बार अमित शाह इतनी बुरी तरह फंसे हैं। आज तो खबर ये भी आई कि सुप्रीम कोर्ट में माना पुलिस ने कि जो सादा वर्दी में थे वो जवान दिल्ली पुलिस के थे। ऐसी कुछ जगह मैं सोशल मीडिया पर खबर देख रहा था। अगर ये खबर सही है तो उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। सादा वर्दी में हमारे बच्चों पे लाठियां लेकर मारना, लड़कियों के नाजुक और संवेदनशील अंगों पर डंडे से प्रहार करना, ये सब तो बहुत बीभत्स है। और मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट वीडियो को देखकर उनका टर्मिनेशन की और उन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के आदेश देगा। कम से कम एक कड़ा सबक मिलना चाहिए कि ऐसा कृत्य, नेताओं की चमचागिरी में कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। केपी मलिक जी, ये नफरत की आंधी कहाँ जाके रुकेगी? और शाह साहब क्या बुरी तरह घिर गए हैं? आपको लगता है कि इस बार मामला फंस गया? मानसून सत्र में जो हाल देखा हमने बड़े साहब का, छोटे साहब का, वो तो कम से कम यही इशारा कर रहा है। आपको क्या लगता है शाह साहब की स्ट्रेटेजी अब क्या है? संजय जी आप देखिए, लोग कहते थे नंबर 2 नंबर 1, मैं तो ये कहता हूं नंबर 2 नंबर कुछ नहीं है, जो अमित शाह कहते हैं वही सब कुछ है। लेकिन आजकल तो वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। आप अगर 20 जुलाई से पहले का चेहरा अमित शाह का देखें और 20 जुलाई जो जंतर मंतर पे घटना हुई उसके बाद अमित शाह का चेहरा देखें, चाहे आप जो है जो जनगण मन हुआ था पहले दिन पार्लियामेंट में वो देखें, और उसके बाद जो वंदे मातरम हुआ उसमें बॉडी लैंग्वेज अमित शाह की देखें, तो आप खुद ही स्वतः अंदाजा लगा लेंगे क्या अमित शाह की क्या हालत है। दूसरी बात यह है कि जो मैं बार बार कह चुका हूं कि राहुल गांधी में जो जोश आया है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज उनके हाथ लग गई है, ऐसे तथ्य उनके हाथ लग गए हैं जिसमें तथाकथित चाणक्य फंस गए हैं। और वो हम जैसा आदमी भी उसका अंदाजा इस तरीके से लगाता है कि जो आपने अभी जिक्र किया है कि दिल्ली पुलिस को आदेश किसने दिया, दिल्ली पुलिस में सादी वर्दी में कौन थे, धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, क्या ये अमित शाह का आदेश था? संभावना है कि आदेश था। और अगर आदेश नहीं था और आपके बिना आदेश के ये चीजें हुई है, तो डायरेक्ट दिल्ली पुलिस आपके कंट्रोल में आती है, तो आप इस लायक नहीं है कि आप गृह मंत्री रहे। तो दोनों परिस्थितियों में आपका इस्तीफा मांगने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और उसी पे आपको जवाब देना है। और वो जवाब देने से बचने के लिए ही आपने बलि चढ़ा दिया पूरा मानसून सेशन। नहीं तो यहाँ तो संजय जी एक झटके में चीजें होती हैं, यहाँ किसी से पूछा थोड़ी जाता है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी लाने की बात हो, चाहे ये हो कि आज जीएसटी का जश्न होगा, भारत देश को आजादी मिलेगी और रात के 12 बजे पार्लियामेंट शुरू होगी। यहाँ तो जो चाह रहे थे वो हो रहा था, अब थोड़ी हो रहा है। वाजपेयी जी का कोई अता पता ही नहीं था जब तक वो जिंदा रहे। अब वाजपेयी जी है नहीं इस दुनिया में और डाइवर्ट किया जा रहा है, वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण हो रहा है और वाजपेयी जी को जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है और वाजपेयी वाजपेयी हो रहा है। क्या ये कुछ बदलने का मामला है? क्या कुछ अपने तौर तरीके भारतीय जनता पार्टी बदल रही है क्या? अब क्या उनका सहारा लेगी क्या वाजपेयी जी का, या जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं?
अडवाणी जी का इंतजार कर रहे हैं क्या? इनका सारा बाद में लिया जाए, जब तक जिंदा है तब तक ना ले। भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव आ रहे हैं उसमें खाली अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज नहीं, संजय जी, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं। क्या लाल किले की प्राचीर से पिछले 12 भाषण आपने मोदी जी के देखे हैं? इनका जोशो खरोश देखा है? क्या इस तरह का जोशो खरोश इस बार दिखाई दिया है क्या? क्या हड़बड़ाहट आपने नहीं देखी है? उनके चेहरे की आपने भाव भंगिमा और उनका उतरा हुआ चेहरा आपने नहीं देखा है? तो ये सब बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 नेता थे, उनका क्या हाल है। मुझे तो याद आता नहीं है, मैं तो इतनी बारीकी से दिल्ली में कवर करता हूँ, सारी मिनिस्ट्री को देखता हूँ कि आप एक मंत्रालय का नाम ले दें कि वहां पे जो है सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा और मंत्री अपने हिसाब से ले रहा। गडकरी का नाम लेते थे, लेकिन गडकरी का भी एक लिमिटेशन है। शिवराज चौहान का भी अपना एक लिमिटेशन है। आपको मालूम है, एक आदेश आया था कि किसी भी नीति पे, किसी भी मंत्रालय की नीति पे कहीं भी कोई फोटो मंत्री का नहीं लगेगा, सिर्फ प्रधानमंत्री का फोटो लगेगा। कोई भी नीति में कोई निर्णय लेना है तो पहले पीएमओ से आदेश होगा। तो ये तो हालात है मंत्रियों के। तो अगर मंत्रियों के हालात थे तो आपको क्या लगेगा, तीसरा आदमी कोई वहां पे इस तरह का दिख रहा है जो कुछ कर लेगा? तो इसलिए अभी ये सारी चीजें जो ये लोग थे उनके, ये सब बैक मार गए, अब कोई बचा नहीं। तो अमित शाह चौतरफा घिरे हुए हैं अभी और उनकी स्थिति बहुत खराब है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि आने वाले समय में क्या कुछ हो जाए, कब हो जाए, कुछ नहीं पता है। अभी भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ उठापटक चल रही है। अभी नए मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा है। अब उसमें जिस तरह से आपने देखा है कि नई कमेटी बनी है, नितिन नवीन जी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 बार के विधायक हैं, वहां से जीत के आए थे और दिल्ली आने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद, दुनिया के महामानव और सबसे बड़े प्रधानमंत्री के बॉस बनने के बावजूद अपनी विधानसभा की सीट किस प्रकार से वो हार गए, वो भी आपके सामने है। तो इसी तरह की कार्यकारिणी जो इन्होंने बनाई है, इसी तरह का नया मंत्रिमंडल बहुत जल्दी देख सकते हैं आप कि उसमें भी कुछ रबर स्टैंप आ जाए। तो अभी बहुत कुछ उठापटक चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत जल्द ही हमारे सामने चीजें आएंगी। जी। भगवान राम की नगरी अयोध्या। कहते थे कि उस दौर में कभी ताले नहीं लगते थे, कोई अपराध नहीं था, होना भी नहीं चाहिए, भगवान की नगरी है, उसमें अपराध किस बात का। लेकिन इन भक्तों ने, गोबर भरे दिमाग में भक्तों ने भगवान की नगरी को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एसआईटी रिपोर्ट में वही हुआ जो सब मान रहे थे। हमारे चंपत जी चंपत हो गए थे, लेकिन बाइज्जत है उनका नाम, अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। ये सबको पता था यही होना है, कोई नई बात नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि हिसाब किताब चंपत राय रख रहे थे, अनिल मिश्रा देख रहे थे, मंदिर की जमीन में घोटाला हो रहा था, नृपेंद्र मिश्रा दोषी थे, लेकिन सबको बचा दिया गया। यानी राम मंदिर के लुटेरों को एक तरह से क्लीन चिट दी गई। और अयोध्या में क्या क्या हो रहा है, जैसे आज एक खबर आई है, सचिन गुप्ता है, ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि फोटो लगाई है, ये चारों अयोध्या पुलिस के जवान हैं। इन्होंने राजस्थान में सीकर को एक व्यक्ति को नोटिस दिया, पूछताछ के लिए उसे अयोध्या बुलाया है नोटिस में भी। उसका नाम बताया कि भाई तुम साइबर फ्रॉड के केस में शामिल हो, जेल भेजने की धमकी दी। उससे कहा कि तुम्हें बचना है तो 4 लाख रुपए दो। 2,80,000 रुपये में मामला डील हुआ। ये पैसा लेने चारों पुलिस वाले सीकर पहुंच गए कि पैसा मिलेगा, माल मिलेगा, अयोध्या से आए हैं। और राजस्थान पुलिस में पहली शिकायत कर दी गई थी, राजस्थान पुलिस ने चारों को अरेस्ट कर लिया। ये जेल है, यानी अयोध्या के चोर राजस्थान में पकड़े गए और जो बड़े चंदा चोर हैं उनको बचा लिया गया। क्या इस देश की भावनाएं अब आहत नहीं हो रही? खुलेआम चंदा चोरी के अभियुक्तों को बचाया जा रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है। जो तावड़े साहब महाराष्ट्र में पैसा लेट बांटते हुए पकड़े गए, जिनके वीडियो वायरल है, उनको यूपी का प्रभारी बना दिया गया। क्या सारे चोरों को चुनाव से पहले इकट्ठा किया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश को चोरों के भरोसे, चंदा चोरों के भरोसे जीता जाएगा? खेल क्या है बीजेपी का? संजय जी देखिए, अगर आप राम मंदिर की बात करें, लोगों के मन में, हम जैसों के मन में भी अगाध श्रद्धा अयोध्या को लेके है, उस पवित्र भूमि को लेके है, उस पवित्र मंदिर को लेके है। और भगवान राम तो कण कण में है सबके, चाहे कोई कितना भी नास्तिक हो, कितना भी आस्तिक हो, कितना भी धार्मिक हो।
भगवान राम का नाम लेता है। और मैं तो जिस भूमि से आता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहाँ तो मुसलमान भी राम का नाम लेते हैं। हमारा तो उद्बोधन संबोधन ही राम के नाम से शुरू होता है। मुसलमान भी राम राम करते हैं। सुबह जैसे अपने घर से निकलते हैं, कोई खेत पे जा रहा है, कोई किसी काम पे जा रहा है, आपस में दो लोग मिलते हैं, राम राम भाई, राम राम। मुसलमान भी करता है। लेकिन जब पिछले 10 साल से ये कड़वाहट ऐसी बढ़ गई है, इस तरीके से ये हो गया कि जैसे इन्होंने वो भगवान राम को बांध लिया हो और ये कहा हो कि वो सिर्फ हमारे हैं और किसी के नहीं है। अयोध्या में जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नगरी है और उस नगरी में जो लोग वहां रहते हैं उनकी कितनी श्रद्धा है और वो कैसे भुगत रहे हैं इस तरह के लोगों से। आप ये देखिए, उनको जो स्थानीय लोग हैं उनको कितनी दिक्कतें हैं और कितनी पीड़ा उनके मन में है जब वो ये चीजें देखते हैं, सुनते हैं। और उनकी तो आंखों के सामने होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। कई स्थानीय पत्रकारों से हमारी बातचीत हुई है, मुझे तो एक दो बार ही मौका मिला है जाने का। स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है, वहाँ के पत्रकार हैं, उनसे बातचीत हुई है, बहुत पीड़ा में है, बड़े दुखित रहते हैं। और उन्हीं पत्रकारों की वजह से ये हुआ है कि ये खुलासा भी हुआ है। लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन है, उनकी भी एक सीमाएँ हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उन्होंने सहारा लिया दूसरे लोगों का और ये इतना बड़ा खुलासा हुआ और आज इसको दबा दिया गया। एक हिसाब से ये दबा दिया गया कि आप अगर क्लीन चिट दे रहे हैं चंपत राय को और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे रहे हैं, जो 2 मुख्य लोग थे यही। अभी मैं उन व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ, उन सज्जन का नाम भूल रहा हूँ, जो मंदिर में कार्यरत थे। वो कोषा जो कोष है, उस कोष में भी वो थे, हिसाब किताब देखते थे। और अभिषेक उपाध्याय के चैनल पे आके उन्होंने लंबा खुलासा किया था और उन्होंने साफ कहा था कि एक एक चीज चंपत राय जी की जानकारी में थी और हमने खुद उनको जानकारी उपलब्ध कराई थी। हमने खुद कहा था कि इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं और उन्होंने इग्नोर किया था और बाद में मुझे ही निकाल दिया गया। तो इसका मतलब वो आदमी झूठ बोल रहा था। और जब उसने कहा एसआईटी से कि मेरे से पूछताछ करिए, मुझे रखिए, तो एसआईटी ने कह दिया जो आपके पास है हमें लिख के भेज दीजिए, मेल कर दीजिए। मेल कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो आप जो क्लीन चिट दे रहे हैं, क्लीन चिट देने वाले कौन है? क्लीन चिट देने वाले कोई वहां ऑस्ट्रेलिया की कोई एजेंसी थोड़ी आई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसी के मातहत लोग थे जिन्होंने एसआईटी बनाई थी। जो एसआईटी में जो लोग थे उनके ऊपर खुद प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे, उनके ऊपर तमाम सवाल उठे थे बीच में। वो खुद दागी लोग थे, तो ऐसे लोग क्या रिपोर्ट देंगे? अरे आप अगर बाहर से नहीं करा सकते थे, किसी रिटायर्ड जज से नहीं करा सकते थे, तो करा लेते किसी तमिलनाडु की पुलिस से जांच। आप किसी कर्नाटक की पुलिस से जांच करा लेते, कम से ये तो होता कि भाई किसी दूसरे स्टेट की पुलिस ने जांच की है, इसमें उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है। ये तो धोखा दिया गया है। और संजय जी, आप ये मत मानिए कि ये चीज करके आप बच जाएंगे और जनता को ये सब दिखाई दे रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूं, भगवान राम ने ही इनकी नाव चलाई थी भारतीय जनता पार्टी की, और भगवान राम ही इनकी नाव में छेद करने का काम करेंगे। ये आप समझ। बिल्कुल, लग रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर भगवान राम के घर में चोरी कर सकते हैं, तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जनता तो बिल्कुल नाराज है, ठीक बाकी ईश्वर मालिक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। और जैन जी और जैन अल्फा का आंदोलन हर दिन बढ़ रहा है। आजमगढ़ में इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं सड़क पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि कॉलेज में कई विषयों के टीचर नहीं हैं। उनका नारा था, बच्चे नारा लगा रहे थे, बिना केमिस्ट्री टीचर के हमारा भविष्य एसिड की तरह जल रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब बच्चों के सड़कों पे आके आंदोलन की खबरें नहीं आ रही हैं। और यही खबरें बड़े साहब का, छोटे साहब का तापमान बढ़ा रही हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें चिंता नहीं है, इन्हें पता नहीं है कि मुकदमा क्या होता है या ताकत क्या होती है, पुलिस की गोली क्या होती है। सीना तान के खड़े हो जाते हैं, करो क्या करना है हमारा, लेकिन हम व्यवस्था बदलेंगे। और साहब को डर लगने लगा है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ देशों में ऐसी ही क्रांति हुई है। साहब को डर लग रहा है। राजस्थान में स्कूलों में वीडियो बनाने पे पाबंदी लग रही है। जितनी पाबंदी लगती है ताले उतने ही टूटते हैं, ये इनको पता नहीं, तानाशाह को पता होता भी नहीं। आपको क्या लग रहा है? संजय जी, देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जैन अल्फा जिस तरह सड़कों पे है, उसी उसी राजस्थान की तर्ज पे बहुत जल्दी एक आदेश जारी होगा
क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान की सरकार ने एक आदेश जारी किया है, और कोई छोटा-मोटा आदेश नहीं है, पूरा 1 पन्ने का आदेश है कि किसी भी स्कूल में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर नहीं आएगा, कोई वीडियोग्राफी नहीं करेगा, कोई पूछताछ नहीं करेगा, वो टॉयलेट में नहीं जाएगा, वो किसी कमरे में नहीं झाँकेगा, कोई पर्दादारी नहीं करेगा। तो वहाँ पे इस तरह का बना दिया जैसे कोई किला आपने बना दिया हो स्कूल को। क्यों? इसका मतलब आप कोई चोरी कर रहे हैं अंदर, आप कोई गलत काम कर रहे हैं अंदर, तभी तो आप इतना छुपा रहे हैं। नहीं तो आपको क्या आवश्यकता है? इस तरह के प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि आप चीज़ को ठीक नहीं करना चाहते, उसको छुपाना चाहते हैं। संजय जी, अगर किसी घर में कोई गलत काम हो रहा है तो आप खिड़की पे पर्दा लगा दीजिए, फिर दरवाजे पे पर्दा लगा दीजिए, फिर उधर कितने पर्दे लगाएँगे आप? कितने पर्दे लगाएँगे? और जब ये पर्दे खुलेंगे, जितने पर्दे खुलेंगे, तो अंदर की जो चोरी-चकारी है वो सब बाहर आ जाएगी, तो तब आपका क्या हाश्य होगा? देखिए, ये जेन ज़ी पीछे हटने वाले अब है नहीं संजय जी, कितने ही आप आदेश लगा लीजिए, कितने ही ताले लगा लीजिए, कितने ही आप ऑर्डर दे लीजिए, इन ऑर्डरों का कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर तो दिया था ना जंतर-मंतर पे आपने, ऑर्डर तो वहाँ भी रांची में भी दिया था, क्या हुआ उस ऑर्डर का? ऑर्डर तो अमित शाह ने भी दिया था पुलिस को, क्या हुआ उसका? तो ये ऑर्डर धरे के धरे रह जाते हैं जब लोग सड़कों पे उतरते हैं, और सड़कों पे लोग उतर चुके हैं। सड़कों पे हमारे नौजवान उतर चुके हैं, और ये नौजवान नई पीढ़ी के हैं। इनके पास हथियार भी नया है। इनको बंदूक की ज़रूरत नहीं है, इनको कलम की भी ज़रूरत नहीं है संजय जी। ये तो हम जैसे लोग थे जो साला कलम घिस रहे थे और लिख रहे थे, 4 पन्ने लिखने में हाथ दुखने लगते थे। ये तो मुँह से बोलते टाइप होता जाता है। मुँह से बोलते टाइप होता जाता है, और अब जितनी चीज़ें आ गई हैं, आप जो ये चैट जीपीटी और दूसरी कर रहे हैं, पूरा भी नहीं लिखने की ज़रूरत है इनको। ये उसको आदेश देते हैं कि चैट जीपीटी मुझे इस सब्जेक्ट की डिटेल दीजिए फटाफट, और अलग-अलग 4 एंगल बनाइए और इसका ये बताइए, वो बताइए, और खटाक से 1 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। हम तो हैरान हैं इनको देख के। तो ये तो किसी सब्जेक्ट में पीछे है ही नहीं। तो क्या उनका ये मुकाबला कर पाएँगे, जो महान मूर्तियाँ बैठी हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में? भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री का नाम आपको भी नहीं पता होगा, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो मंत्रियों के, केंद्र के मंत्रियों के नाम नहीं जानता, वहाँ के तो क्या। तो ये जो विद्वान मंत्री इनके बैठे हैं, क्या ये जेन ज़ी का मुकाबला कर पाएँगे आज की टेक्नोलॉजी में? तो इनको तो भागना ही पड़ेगा संजय जी, क्योंकि इनके पास बिल्कुल, बोलने को कुछ, और गिरिराज बिल्कुल सिंह ठीक। जैसे लोगों के पास कुछ नहीं है। गिरिराज सिंह से कोई फोटो हाथ लग जाए कहीं व्हाट्सएप पे, कुछ आके उसको डाल के पूछते हैं कि राहुल गांधी जी किसके साथ बैठी? ये तो मंत्रियों का हाल है। तो अगर इस तरह के मंत्री होंगे, तो फिर सरकार क्या कर रही होगी, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, हालात यही बन रहे हैं, हम लोगों की निगाह रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, समय दिया आपने, बातचीत की। ये थे केपी मलिक जी और बातचीत कर रहे थे राजनीति की। आप सोचिए क्या हाल है, मंदिर के चंदा चोरों को इतनी क्लीन चिट, कोई डर ही नहीं है। राम मंदिर के संग खिलवाड़ हो सकता है तो मैं और आप क्या खेत की मूरियाँ, आपको मुझको तो हिंदू मुसलमान के खेत में जाके साहब लोग मौज काट लेंगे। सही कह रहा हूँ या गलत? बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।